कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में आपको किसी भी क्लॉजेज में, किसी भी लॉ में, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये प्रोसीजर से रिलेटेड मैटर है। कंज्यूमर कोर्ट्स अपने निर्णय लेने के दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल, आपके एविडेंस, उन सबको तो जांचते ही हैं। उसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट्स को बहुत सारी पावर्स हैं कि बाहरी तत्वों से भी सहायता ले सकते हैं। ये प्रोसीजर से रिलेटेड बात है और कंज्यूमर कोर्ट को अपने निर्णय तक पहुंचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ियाँ होती हैं, इसलिए इनका उतना ही महत्व आपके केस के लिए भी है। आपका केस कैसा भी हो, किसी भी सब्जेक्ट पे हो, आपको इन 7 पॉइंट्स को ध्यान से देखना होगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं 7 पॉइंट्स पर चर्चा करूंगी जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, बाहरी चीज़ें हैं जिनकी सहायता कंज्यूमर कोर्ट्स अपने निर्णय लेने के दौरान करते हैं। देखिए, आपका, फिर मैंने कहा, आपका केस किसी भी सब्जेक्ट पे हो, इन 7 में से किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। आप स्वयं नहीं करते, किंतु कोर्ट आपके लिए उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उनको कॉल करके उन तत्वों की सहायता लेकर अंततः किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। इसलिए ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम इन 7 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट लेंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट। कई बार कई मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स फेक हैं या डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी के लिए कोर्ट को बाहर से सहायता लेनी पड़ती है। मान लीजिए कोई चेक का मैटर है और उस पर सिग्नेचर को वेरीफाई करना है, तो इन दैट केस ऑल्सो फॉरेंसिक लैब को आपके ऑथेंटिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है। आपका मटेरियल, आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके सिग्नेचर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए और ऑथेंटिसिटी डिसाइड करने के लिए रिपोर्ट मंगाई जाती है। इसका अपना एक प्रोसेस है। कोर्ट आपके डॉक्यूमेंट्स को या आपके चेक को या आपके सिग्नेचर्स को, जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है, वो सरकारी लैब में कांटेक्ट करेगी, लेटर बनाएगी, लेटर बनाकर आपके डॉक्यूमेंट इनक्लोज करेगी और उनको भेजेगी। विद इन टाइम लिमिटेड उनसे रिपोर्ट मंगवाएगी और वो रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होगी ये डिसाइड करने के लिए कि चेक पे सिग्नेचर आपके सही थे, डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर आपके थे, आपके हैंडराइटिंग भी ली जाएगी मैच करने के लिए। तो ये एक प्रोसेस है जो कंज्यूमर कोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी डिसाइड करने के लिए। ये था पहला तत्व। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए टेस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा तत्व है टेस्टिंग लैब की ऑथेंटिक रिपोर्ट मंगवाना। मोस्टली फूड आइटम्स में आपका ब्रेड है, पनीर है, मिनरल वाटर्स है या कोई भी ड्रिंक्स हैं, इन सब चीज़ों की टेस्टिंग के लिए भी टेस्टिंग लैब में इसी तरह से भेजी जाती है आपकी आइटम, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भी मंगाई जाती है। इसमें भी आपकी उस चीज़ को उसी समय डेट लिखकर पैक करके रख ली जाएगी। उसमें बाकायदा कोर्ट की मुहर लगती है, उसको सील किया जाता है और फिर उसको लैब में भेजा जाता है ये चेक करने के लिए कि उसमें क्या गलत था, क्या सही था। ये सारी चीज़ें, मान लीजिए ब्रेड है, पनीर है, आपने मैदा खरीदा, वो ख़राब निकला। जब ख़राब निकला तो आपकी खरीद की डेट और आपने जब कोर्ट में सबमिट की वो डेट महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जब कोर्ट उसको सील करके अपने पास रखता है तो उस पर बाकायदा जितने भी जजेस प्रेजेंट होते हैं उनकी सिग्नेचर और डेट लिखी जाती है, ताकि ये ऑथेंटिकेट किया जा सके कि इस पर्टिकुलर डेट में ये आइटम यहाँ पर सील करके कोर्ट में रख ली, अब उसकी
जो भी कुछ टेस्ट करना होता है उसके लिए टेस्टिंग लैब में भेजा जाता है, पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है और उस लिमिटेड टाइम के बीच में उसको मंगाया जाता है और तब उसके आधार पर टेस्टिंग होती है। जैसे आप कई बार बियर की बोतल में फॉरेन एलिमेंट था या कोल्ड ड्रिंक को पिया तो आपका पेट खराब हो गया, ये सारी चीज़ें जांचने के लिए लैब में टेस्टिंग के लिए भेजना होता है और ये प्रक्रिया उसको फॉलो करनी होती है। उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन, मोस्टली लोगों को एक्सपर्ट ओपिनियन से ये समझ में आता है कि शायद केवल मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए ही एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता होती, ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन हर चीज़ के लिए आवश्यक होती है। मान लीजिए कोई व्हीकल है, डिफेक्टिव है, आपने एक बार, दो बार, तीन बार डीलर को कांटेक्ट किया, डीलर ने चेक किया, चेक करके ठीक करके आपको भेज दिया और फिर आपने पाया कि आपका व्हीकल ठीक ही नहीं हुआ, उसमें आपको अंदेशा है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, किंतु डीलर वो मानने को तैयार नहीं है, तब आप क्या करेंगे? आपको इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता होती है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन आप दो तरह से ले सकते हैं। एक तो आप खुद किसी भी ऑथराइज्ड डीलर के पास जाकर उनसे अपना व्हीकल दिखाकर उनसे रिपोर्ट ले सकते हैं। मान लीजिए मारुति की कोई आइटम है, आप मारुति की उसी डीलर के पास मत जाइए, किसी भी डीलर के पास जाइए, ऑथराइज्ड डीलर होना चाहिए मारुति का, उसको अपना व्हीकल दिखाइए, जांच करवाइए, उनके इंजीनियर से उसकी जांच करेंगे, जांच करके वो रिपोर्ट बनाएंगे कि इस पर्टिकुलर व्हीकल में एक्चुअली क्या डिफेक्ट है। जब ये डिफेक्ट आपको पता चल जाएगा तब आप कोर्ट में आ सकते हैं और ऑथेंटिकली ये कह सकते हैं कि देखिए, प्रामाणिक रूप से हम ये बोल सकते हैं कि मेरे इस व्हीकल में ये डिफेक्ट है, किंतु डीलर उसको ठीक नहीं करके दे रहा। या कोर्ट भी किसी भी ऑथराइज्ड डीलर को इनवाइट करके आपका व्हीकल उनको सुपुर्द करेगा, जिसमें आप भी प्रेजेंट होंगे और दूसरी पार्टी भी प्रेजेंट होगी। दोनों को भेजा जाएगा पर्टिकुलर ऑथराइज्ड डीलर के पास और पर्टिकुलर डेट में आप दोनों सामने रहेंगे और वहां पर उसकी जांच की जाएगी, दोनों के सिग्नेचर होंगे और दोनों की प्रेजेंस में जो रिपोर्ट बनेगी और जो चेकिंग होगी वो कोर्ट के पास आएगी, तो वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा और उसके आधार पर कोर्ट निर्णय लेगा कि इसमें रिपेयर की आवश्यकता है, बदलने की आवश्यकता है या टोटल रिफंड की आवश्यकता है। कोर्ट इस आधार पर और इस रिपोर्ट के आधार पर अपना निर्णय लेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो एक एक करके मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको मदद करने के लिए हैं, किंतु आपको जानकारी नहीं होती, इसलिए आप कोर्ट से वैसी रिक्वेस्ट नहीं कर पाते। या तो आप ऑब्टेन करिए या कोर्ट को कहें कि वो आपके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन ऑब्टेन करके दे। अगला पॉइंट है लोकल कमिश्नर अपॉइंट करना। अब ये लोकल कमिश्नर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती। लोकल कमिश्नर का अर्थ है, यदि कोई ऐसा केस है जिसमें फिजिकली वेरिफिकेशन की या इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, तो उसमें कोर्ट को ये पार होती है कि किसी वकील को या किसी संभ्रांत व्यक्ति को या जिसको भी कोर्ट समझे कि उस पर्टिकुलर इशू के लिए वो सही व्यक्ति होगा, उसको अपॉइंट कर सकता है कि वो साइट पे जाकर इंस्पेक्शन करे और रिपोर्ट तैयार करे, रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट को सबमिट करे। वो लोकल कमिश्नर की जो रिपोर्ट होगी वो एक तरह से कोर्ट को मदद करेगी किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए। उदाहरण के लिए हम आप बताएंगे, जैसे लगभग 2003 और 4 का ये मैटर था। पानी की बोतल का केस पहली बार जब आया था कि बिस्लरी की कीमत 20 रुपये MRP थी, किंतु किसी सिनेमा हॉल में वो 40 रुपये की बेची जा रही थी और उससे 40 रुपये लिए गए और ये कहा गया, जब बुलाया गया कोर्ट में तो ये कहा गया कि हमने इनको सर्विसेज भी दी थी, केवल बिस्लरी की बोतल नहीं दी थी, हमने इनको बर्फ़ भी दी थी, बोतल को ठंडा करके दिया था, बोतल को ग्लास में डाल के दिया था, ग्लास में बर्फ़ भी दी थी और हमारे सर्विस बॉय ने इनको सर्विस भी दी थी। अब कंप्लेनेंट का कहना था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हमने केवल बोतल खरीदी थी और बोतल ठंडी भी नहीं थी। तो इसकी जांच के लिए लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया गया। लोकल कमिश्नर उसी सिनेमा हॉल में गया, उसी तरह से बोतल एक अनजान व्यक्ति बनके बोतल खरीदी, बोतल 40 रुपये की दी। जब बिल मांगा तो बिल निकाल के दिया
बिल में क्लियर लिखा हुआ था कि टम्बलर दिया गया और विद आइस सर्विस दी गई, विद आइस सर्व किया गया, जबकि ये ऐसा हुआ नहीं था। और लोकल कमिश्नर ने आकर रिपोर्ट की कि हर क्लाइंट को इसी तरह से बॉटल बेचते हैं और कोई बर्फ नहीं देती, किंतु बिल ये दिया जाता है। तो वो बिल फेक पाया गया। कोर्ट इस निर्णय पे पहुंचा कि नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर कंज्यूमर, बाकी भी जितने कंज्यूमर्स ने पिछले कितने दिनों में बॉटल्स खरीदी थी, 20 रुपए की बजाय 40 रुपए पे किया था, उन सब के लिए भी पोटेंशियल कंज्यूमर के नाम पर उसको 2 लाख रुपया कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा कराने के लिए, और साथ में जो कंज्यूमर का एक्चुअल लॉस हुआ, मेंटल एगनी हुई, उसके लिए कंपनसेट किया गया, और जो लीगल लिटिगेशन पे खर्च हुआ वो भी दिया गया। तो ये होता है लोकल कमिश्नर। मैंने आपको एक उदाहरण बताया है। इस तरह से किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी हो, उसके लिए लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है। वो जाकर साइट पे सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन बताकर भी कर सकता है, बिना बताए भी कर सकता है, और उस रिपोर्ट को ऑथेंटिक रिपोर्ट माना जाता है और कोर्ट उसके आधार पर अपना निर्णय करता है। इस लोकल कमिश्नर का एक और काम भी होता है। अगला पॉइंट होगा लिटरेचर। अब लिटरेचर भी केवल मेडिकल लिटरेचर नहीं होता, जैसे कि लोगों को ये एक तरह से भ्रम सा है कि जब भी कोई एक्सपर्ट ओपिनियन होती है या लिटरेचर लगाना होता तो मेडिकल लिटरेचर होता है। ऐसा नहीं है। लिटरेचर भी जिस भी टॉपिक पर आपका केस है, जैसा भी आपका केस है, उसी के अकॉर्डिंगली लिटरेचर भी मंगाया जा सकता है। मान लीजिए आपका कोई अकाउंटेंसी से रिलेटेड मैटर है, कुछ कैलकुलेशन की बात है, तो चार्टेड अकाउंटेंट को भेजा जाएगा। चार्टेड अकाउंटेंट से लिटरेचर भी मंगाया जाएगा कि इसमें क्या क्या कैलकुलेशंस कैसे की जाती है, क्या मेथड होता है, क्या सिस्टम होता है, वो सब भी किया जाता है। और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी उसको कह सकते हैं। आप एक्सपर्ट ओपिनियन के रूप में भी मंगा सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट को एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए और लिटरेचर के लिए कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन का मैटर है, कंस्ट्रक्शन में आपका रोड़ी, चूना, ये सारे आइटम्स किस तरह से लगनी चाहिए और किस तरह से लगाई गई। यदि आप बिल्डर के अगेंस्ट किसी तरह का कोई एलिगेशन लगा रहे हैं कि मटेरियल ठीक नहीं लगाया, तो उसके लिए भी केवल लिटरेचर ही नहीं, आप उसकी मेथड्स, तरीके, क्या क्या कैसे कैसे होता है, किस किस चीज़ को कैसे मिलाया जाता है और उसमें उसकी स्ट्रेंथ किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ों का लिटरेचर भी। और आप व्यक्ति विशेष को भी, किसी एक्सपर्ट को भी कॉल कर सकते हैं विद लिटरेचर, विदाउट लिटरेचर, विद देयर ओपिनियन, या कुछ भी, किसी भी तरह की आप सहायता ले सकते हैं। लीगल ओपिनियन चाहिए तो आप लीगल एक्सपर्ट से ले सकते हैं। आपको हाउसिंग के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में चाहिए तो किसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं। गवर्नमेंट के जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे भी रिपोर्ट मंगाई जा सकती है। तो ये एक तरह से लिटरेचर मंगाना, ऑथेंटिक लिटरेचर, किंतु लिटरेचर भी ऑथेंटिक होना चाहिए, जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स होने चाहिए, न कि कोई भी किसी का आर्टिकल उठाकर ले आए। तो ये लिटरेचर की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है केस को निर्णय, केस को किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए, और कोर्ट इनकी भी मदद लेते हैं। अब एक चीज़ और है, सेकेंडरी एविडेंस। ये सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती है, और स्पेशली जब कंज्यूमर अपना केस लड़ने के लिए स्वयं आता और वकील की मदद नहीं लेता तो वो इन सब चीज़ों को नहीं जानता। इसलिए हम आज आपको बताएंगे कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है। मान लीजिए आपके पास रसीद नहीं है। आज के दिन में कोई ऐसा कानून नहीं है कि बिना रसीद के आप केस नहीं कर सकते। कर सकते हैं, किंतु रसीद होने से आपका प्रमाणित होना आसान हो जाता है। किसी चीज़ की एक एविडेंस हो जाती है कि आपने ये खरीदी थी, किंतु ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में आपको आज के दिन में रसीद मिलती हो। आप कोल्ड ड्रिंक के लिए आते हैं, हमने कोल्ड ड्रिंक पी, वहाँ से ली, कोई किसी तरह की रसीद मांगते ही नहीं। आप बहुत सारी चीज़ों की रसीद लेने का यहाँ पर उतना प्रचलन है नहीं, इसलिए हम रसीद पर इंसिस्ट न करते हुए सेकेंडरी एविडेंस की बात करते हैं आज। मान लीजिए आपने कहीं से फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर के लिए आपने ऑर्डर किया, आपका 50,000 का फर्नीचर है, आपने 20,000 एडवांस दिया और 30,000 आपको अभी देना है। उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड पर ये लिख कर दे दिया कि हमने आपसे 20,000 ले लिए, 30,000 एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपसे लिया जाएगा। तो ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो जाता है
कि वास्तव में कोई डील हुई थी, चाहे उसकी रसीद ना हो। ये एक तो ये तरीका है सेकेंडरी एविडेंस का। दूसरा ये है कि आप कई बार नोटिस देने जाते हैं, नोटिस वापस आ जाता है, पोस्टमैन कुछ भी लिखकर वापस ले आता है कि नोटिस नॉट सर्व्ड। उसके बाद कोर्ट आपको दस्ती नोटिस दे सकता है। आप दस्ती नोटिस ले सकते हैं, यानी कि वर्चुअली आप खुद भी एक नोटिस की कॉपी ले जाकर आप पर्टिकुलर व्यक्ति को सर्व करने के लिए खुद जा सकते हैं। वहाँ पर भी वो लेने से इनकार करता है मान लीजिए, तो आप उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, ये प्रमाणित करने के लिए कि इस व्यक्ति ने नोटिस लेने के लिए इनकार कर दिया, तो आप आपके साथ जो भी कोई व्यक्ति गया उसका एफिडेविट दे सकते हैं कि ये मेरे साथ था और इसके सामने उसने नोटिस लेने के लिए मना किया। ये एक तरह से सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगी। उस व्यक्ति के एफिडेविट को कोर्ट कंसिडर करेगा और ये मान लिया जाएगा कि पर्टिकुलर अपोजिट पार्टी ने नोटिस लेने से मना कर दिया था और उसको नोटिस सर्व किया माना जाएगा और केस आगे चल पड़ेगा। हमने केवल एक उदाहरण दिया है सेकेंडरी एविडेंस का। सेकेंडरी एविडेंस के और भी उदाहरण आप सोचिए, आपके केस में किस तरह की सेकेंडरी एविडेंस आप प्रस्तुत कर सकते हैं। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि आपका एक डॉक्यूमेंट काम नहीं आ रहा, आपके पास रसीद नहीं है, आप कैसे कोर्ट को समझाएं। तो इसके लिए आपकी एविडेंस चलेगी, आपका एफिडेविट चलेगा। एफिडेविट आपका और आपके साथ दूसरे किसी साथी का चलेगा। रेलवे में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, चोरी हो जाती है, चोर आया, घुस गया, डिस्टर्बेंस हुई पूरे डिब्बे में, और उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए आप वहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स थे उनसे एफिडेविट ले सकते हैं कि हाँ ऐसी हलचल उस दिन हुई थी पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये एक तरह की सेकेंडरी एविडेंस हो जाती है जो कि आम कंज्यूमर को नहीं मालूम होता कि वो अपने केस को कैसे एस्टैब्लिश करें। तो ये एक सेकेंडरी एविडेंस का फॉर्मूला हमने आपको बताया। अगला पॉइंट है, पार्टीज के अपोजिट पार्टी का बिहेवियर कभी कभी ऐसा होता है जो उसके अगेंस्ट एस्टैब्लिश हो जाता है, किंतु उसको सिद्ध करने के लिए कंज्यूमर्स को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। मान लीजिए बिल्डर का केस है। बिल्डर के केस में बिल्डर का बिहेवियर ऐसा है कि वो जितने भी क्लाइंट्स होंगे सब लोगों को ये कहेगा कि आपको 3 साल के अंदर अंदर पोजीशन मिल जाएगा, पर 3 की बजाय 5 साल हो गया, नहीं मिला। क्लास एक्शन करिए, बहुत सारे कंज्यूमर्स को मिलकर, बहुत सारे हाउस बायर्स को मिलकर एक केस करना चाहिए, क्लास एक्शन जिसे कहते हैं। क्लास एक्शन कीजिए और उसमें जितने भी हाउस बायर्स हैं सबके साथ एक ही जैसा बिहेवियर यदि उस बिल्डर ने किया है तो दैट विल प्रूव कि ये बिहेवियर उसका ऐसा ही है, ये उसकी पद्धति है, ये इसी तरह से लोगों को चीट करते हैं या लोगों को गुमराह करते हैं। ये भी एक तरीका होता है किसी के बिहेवियर को सिद्ध करने के लिए। मान लीजिए आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट थी और आपको मैच्योरिटी पर चेक दे दिया गया और चेक आपने डाला तो डिसऑनर हो गया। ये आपके साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। तो बहुत सारे लोगों के एफिडेविट जब आप देंगे तो आप ये भी प्रमाणित कर सकेंगे कि पर्टिकुलर आदमी का ये बिहेवियर है, ये ट्रेंड ही है उसका कि वो सबसे पैसे ले लेना, फिक्स डिपॉजिट के बाद जब मैच्योरिटी पे पैसे वापस देना तो वापस देकर चेक को डिसऑनर कर देना। ये बहुत सारी फाइनेंसिंग कंपनी और या बहुत सारे इस तरह के डीलर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी आप हो सकती हैं जिनका बिहेवियर इस तरह से हो। कारण हम नहीं जानते, कोर्ट में ही सिद्ध होगा कि किस वजह से हुआ, किंतु इस तरह से यदि आपके साथ हुआ है तो और लोगों के साथ भी हुआ है तो आप उनके एफिडेविट देकर ये सिद्ध कर सकते हैं कि इनका बिहेवियर ही ऐसा था। उसका प्रभाव डेफिनेटली कोर्ट पर पड़ता है कि आपके साथ नहीं बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है। इसी तरह से आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी गिफ्ट स्कीम्स हैं। आप 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, एक तो ये स्कीम हुई। दूसरा, आप ये चीज़ खरीदिए, आपको कुकर, वॉशिंग मशीन ये फ्री मिलेगी। आपका ड्रॉ निकाला जाएगा, ड्रॉ में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी एंड श्योर है कि आपको एक गिफ्ट, श्योर है कि आपको ये गिफ्ट मिलेगा, ऐसे एडवर्टाइजमेंट आएंगी। किंतु जब आप डील करते हो तो आपको तो नहीं मिला और भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। जब बहुत सारे लोग इस तरह से भुक्तभोगी होते हैं तो सबके एफिडेविट लाकर आप दीजिए कोर्ट में।
कोर्ट ये निर्णय करेगा कि इस पर्टिकुलर डीलर, इस पर्टिकुलर ट्रेडर या इस पर्टिकुलर दुकानदार का ये तरीका ही यही है और उसका बिहेवियर यही है, उस बिहेवियर की वजह से उसको हैवी पेनल्टी भी कोर्ट लगा सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये 7 पॉइंट्स फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। आपका केस किस कैटेगरी में आता है और आपके केस में किस तरह की आवश्यकता कोर्ट को पड़ सकती है बाहर से किसी तरह की सहायता लेने में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को याद रखिए और अपने केस में देखिए कि आपके केस में किस तरह की चीज़ें आपको काम आ सकती हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।